चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन होगा डाउ थ्योरी के बारे में। अभी ये वॉल स्ट्रीट का बंदा था। इन्होंने खुद की एक थ्योरी निकाली, डाउ थ्योरी। सो उसके बारे में देखते हैं। इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है कि ये पूरी थ्योरी एक इन्वेस्टर के साइकोलॉजी पे बेस्ड है। इन्वेस्टर कहाँ पे पैसा लगाने वाले हैं, कहाँ पे छोड़ते हैं, क्या उनकी साइकोलॉजी होती है और किस साइकोलॉजी से हमें ट्रैप किया जाता है। सो फिर ऐसे समझ लेना, एक एडवांस या फिर जो मैच्योर्ड इन्वेस्टर होता है वो नए इन्वेस्टर्स को कैसे ट्रैप करता है, यही थ्योरी हमें बताती है। सो जो मनी फ्लो होगा वो हमें समझ में आएगा। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। हाँ जी सर, ओके। जी सर। यस यस। सो सबसे पहले हम कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल इसके जो है वो देख लेते हैं। पहला आता है कि एवरेज डिस्काउंट एवरीथिंग। अभी डाउ क्या बोलते हैं कि जो कुछ हमें इंडाइसेस वगैरह जो कुछ मिलता है ये एक एवरेज होता है कुछ कुछ सेक्टर के स्टॉक्स का, कुछ स्टॉक्स का। फिर ये एवरेजेस हमें एक स्मूथ वैल्यू दिखाते हैं। तो ये एवरेजेस हमें एक तो पूरी सेक्टर की जो इकोनॉमी है वो बताएगा, ऊपर से एक स्मूथ वैल्यू बताएगा। जैसे डाउ जोन्स हो गया, निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, ये सब कुछ हमें क्या बताते हैं कि उस सेक्टर का क्या चलने वाला है एक लॉन्ग टर्म के लिए। सो इधर उसके हिसाब से दो रिस्क है। एक होता है अनसिस्टमेटिक रिस्क, एक होता है सिस्टमेटिक रिस्क। अभी समझ लेना, एवरेज एक तो हमें बताएगा कि ये स्टेबल मूवमेंट्स क्या होने वाली है। और एक अगर स्टॉक है, अगर एक सिंगल स्टॉक है तो फिर वो स्टॉक में ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे। पर अगर एक एवरेज स्टॉक्स निकाले हमने 5 6 20 30 ऐसे स्टॉक्स का, सो फिर अगर वो एक स्टॉक गिरा भी होगा तो चार उसको सपोर्ट करने वाले हैं। सो इसलिए वो एवरेज जो भी कुछ निकलने वाला है वो थोड़ा सा स्मूथ होने वाला है। तो अभी समझते हैं कि सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क का क्या सिस्टम है। सो अभी उनके हिसाब से जो भी रिस्क एसोसिएट होती है इंडिविजुअल कंपनी से, मतलब एचडीएफसी हो गया, एसबीआई हो गया, वो जो इंडिविजुअल कंपनी है, रिलायंस हो गया, ये जो इंडिविजुअल कंपनी है, वो कंपनी कुछ कुछ उनके जो इफेक्ट्स होते हैं वो खुद के मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर जो कुछ होता है जैसे हो गया उन्होंने अगर रेगुलेटरी चेंज कर दी उनकी, या फिर क्वार्टरली लॉस कुछ भी हो गया उनको, तो उनकी वजह से सेक्टर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। सो ये अनसिस्टमेटिक रिस्क है। अभी अनसिस्टमेटिक को ही डाइवर्सिफाइड रिस्क बोल सकते हैं, क्योंकि अनसिस्टमेटिक रिस्क को एक इन्वेस्टर आराम से पकड़ सकता है कि ठीक है मुझे कहाँ कहाँ पे पैसे लगाने। सो एक ही जगह पे हर पैसे नहीं लगाता, वो क्या करता है कि कहीं ये सेक्टर ले लेगा, उसी सेक्टर में काफी ऑप्शंस देखेगा जो भी कंपनीज के। उसके बाद वो दूसरे सेक्टर में ज्यादा दूसरे सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स करेगा कि अगर एक सेक्टर ने चला तो दूसरा तो कहीं ना कहीं उसको रिटर्न लाके देगा। अगर एक नेगेटिव है तो कहीं से तो भी आएगा। ये हो गया अनसिस्टमेटिक रिस्क। अभी याद रखना और एक चीज है सिस्टमेटिक रिस्क। इसमें क्या होता है कि सिस्टमेटिक रिस्क में सब कुछ डिस्काउंटेड हो जाएगा। फिर वो होता है फाइनेंशियल क्राइसिस हो गए, पैंडेमिक्स हो गए, स्कैम्स हो गए, या फिर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स हो गए। सो इसमें क्या होता है कि जो कुछ है इंडेसेस गिरने वाले, सभी स्टॉक्स सस्ते होने वाले, सभी अपने पैसे बाहर निकालने वाले। सो ये हो गया सिस्टमेटिक रिस्क। ये इन्वेस्टर को एक्चुअली एक टाइम पीरियड के बाद आता ही है। नेचुरल डिजास्टर्स होने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, जो नेचुरली सब कुछ उनको डिस्काउंटेड करके देगा। यहाँ पे एक स्टॉक गिर गया जरूरी नहीं इंडेक्स गिर जाएगा, इकोनॉमी खराब हो जाएगी ये जरूरी नहीं होता। अनसिस्टमेटिक में यहाँ पे इकोनॉमी खराब हो जाती है, सस्ती हो जाती है। यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ठीक है हमें क्या रिस्क है, इसका क्या हो सकता है, उसका क्या होता है। पर ये जो सिस्टमेटिक रिस्क में है उसमें क्या होता है कि सब कुछ डिस्काउंटेड होने वाला है। बस आपको देखना है कि एक इन्वेस्टर के हिसाब से कि कहाँ पे कौन से स्टॉक्स चलेंगे, किसका फंडामेंटल अच्छा है, कौन अपने इंट्रिंसिक वैल्यू पे है, जो लॉन्ग टर्म चल सकता है, किसके पास क्लाइंट बेस अच्छा है, ये सब कुछ चेक करना है।
सो उनका जो फर्स्ट लॉ है कि एवरेज डिस्काउंट्स एवरीथिंग, यही चीज है। एक बार एवरेज गिरना स्टार्ट हो गया तो फिर समझ लेना कि सभी स्टॉक्स उसमें गिरने वाले। अगर अनसिस्टमेटिक रिस्क में एक एक आधा स्टॉक गिर रहा है तो जरूरी नहीं है कि सभी गिरेंगे, कोई और तो भी चढ़ने वाला है। सो एवरेज ऐसे यूज होता है। सो अभी देखते हैं कि उनका ट्रेंड का क्या बोलना है। ट्रेंड में क्या बताते हैं वो कि हमारे पास एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, उसके अंदर एक सेकेंडरी स्विंग्स बनते हैं। इधर विंग्स आ गया, स्विंग्स है। प्राइमरी के बाद एक सेकेंडरी स्विंग्स बनते हैं और डेली जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो होता है। सिंपल है। प्राइमरी ट्रेंड जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है वो हमें बताएगा कि एक्चुअली मार्केट कौन से ट्रेंड में है। सो अगर वो बुलिश है तो बुलिश है, नीचे जा रहा है तो बेरिश है। सिंपल। अभी समझ लो ये प्राइमरी ट्रेंड है पर मार्केट ऐसे चढ़ता नहीं है। सो इसमें क्या बनता है कि एक वेव्स होती है। अगर ये वेव कंसीडर ये अगर वेव कंसीडर करेंगे तो ये हमें टाइड मिल रहा है कि इंटरनल वेव्स भी बनते हैं उसमें, जो हमें सेकेंडरी ट्रेंड बताते हैं। सेकेंडरी ट्रेंड के बाद हमें जो ब्रेकआउट मिलता है या फिर जो हम बोलते हैं कि मार्केट चेंज करने वाला है डायरेक्शन। सो सेकेंडरी ट्रेंड होने के बाद प्राइमरी ट्रेंड भी उसके साथ घूमना चाहिए। सो हमें लॉन्ग टर्म उसी डायरेक्शन में मूवमेंट मिल सकती है। सो उसके बाद एक होता है कि इसके अंदर भी जो छोटे छोटे माइक्रो फ्लक्चुएशंस होते हैं डेली के, वो भी हमें डिनोट करते हैं कि कैसे कैसे मार्केट जा रहा है। सो ये सब कुछ मैनिपुलेशन है। फिर डेली फ्लक्चुएशंस हमें एक्चुअली पकड़ने नहीं देती कि सेकेंडरी ट्रेंड कैसे पकड़ना है। सो ये मैनिपुलेशन के जोन हो गए एक इन्वेस्टर को मैनिपुलेट करने के लिए। सो उनके हिसाब से ट्रेंड रिवर्सल। अभी डाउ थ्योरी में ट्रेंड रिवर्सल्स ऐसे बोलते हैं कि जो भी हमने जो सेकेंडरी ट्रेंड देखा था अभी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी जो स्विंग्स बन रहे थे, वो स्विंग स्विंग का हाई या लो ब्रेक हो गया, उस हिसाब से वो ट्रेंड रिवर्सल करेगा। सो उनके हिसाब से अभी ये जो वैल्यू है 20% रूल का, वो जरूरी नहीं है कुछ भी। ऐसे नहीं है कि उन्होंने बैक टेस्ट करके या फिर सब कुछ निकाल के कुछ निकाला है, बट ऐसे इन जनरल बोलते हैं। सो ये यूज करने की जरूरत नहीं है, ऐसे जरूरी नहीं ये होता है मार्केट में, बट अभी उस थ्योरी में है इसलिए बता रहा हूँ मैं। सो फिर उनके हिसाब से क्या होता है कि अगर एक सेल ट्रेंड था, अभी बाय में जाएगा, तो रिवर्सल ट्रेड कब होगा? एक स्विंग ब्रेक होने के बाद। जो लास्ट था अभी इसका मार्केट ने लो बनाया 1000 रुपीज का, तो फिर कम से कम उसने जो रिट्रेसमेंट आनी चाहिए, मतलब जो ब्रेकआउट होना चाहिए, वो 20% का तो एटलीस्ट होना चाहिए। तभी हम बोल सकते हैं कि ठीक है, एक स्विंग टूट गया है और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल अभी स्टार्ट हो सकता है। तो ये सिंपल है एकदम, एकदम बेसिक कंसेप्ट है मार्केट कैसे वर्क होते हैं। उसके बाद हम उनके सेकंड इसमें आते हैं कि बुल मार्केट और बियर मार्केट मार्केट फेजेस कौन से होते हैं। तो सबसे पहले फेजेस देख लेते हैं अभी। फेजेस में क्या होता है? एक इन्वेस्टर अपने पोजीशंस को पहले एक्यूमुलेट करता है। इधर जो एक्यूमुलेशन फेज होता है इसमें क्या होता है कि ऑर्डर्स पंच इन होना स्टार्ट करते हैं दोनों तरफ के ऑर्डर पंच इन होने के बाद वो लिक्विडिटी जनरेट करते हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी भी जरूरी है। उसके बाद क्या करते हैं वो कि एक यहाँ पे धीरे धीरे वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। और सच में जब ये जो फेज है इंक्रीजिंग वॉल्यूम का, ये सेकंड फेज है इसका। फर्स्ट फेज एक्यूमुलेशन का, जहाँ पे बाय और सेल के दोनों ऑर्डर्स पंच इन होना स्टार्ट करते हैं। इंक्रीजिंग वॉल्यूम में एक्चुअली इन्वेस्टर्स वगैरह बाय, यहाँ से जो निकले थे यहाँ पे इन्वेस्टर्स बाय वगैरह करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद एक होता है एक्सप्लोसिव मूव का। इधर क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स बैठे नहीं है, जो नए इन्वेस्टर्स है, जो ब्रेकआउट ट्रेडर बोल लो या फिर ऐसे ट्रेडर्स जो कंफर्मेशन का काफी वेट करते हैं, एक नए ट्रेडर्स या जो भी है, सो फिर इनके लिए ये जोन होता है। इस जोन में ये ट्रैप होते हैं क्योंकि इनके जो प्रीमियम इन्होंने प्रीमियम में प्राइस बाई की थी, अभी इनको इधर निकालनी है। तो एक्सप्लोसिव मूव में उनको बताएंगे कि नए इन्वेस्टर्स घुसो, क्योंकि अभी वो जब बाय करेंगे तब ये सेल कर पाएंगे, नहीं तो वो कर नहीं सकते।
सो एंडिंग में मार्केट बस स्ट्रेच करने की कोशिश करता है कि इधर जो एक्यूमुलेट किया था उनके पोजीशंस, इधर जो ऑलरेडी इंक्रीजिंग जैसे लोग बैठ रहे थे हर एक बाइज में, तो अभी इधर उनको निकालना है, तो फिर एक्सप्लोजिव में वो दिखाएंगे, फास्ट मूवमेंट रहेगी, इधर वॉल्यूम सबसे ज्यादा रहता है। याद रखना, बुल फेज में सबसे ज्यादा वॉल्यूम एक्सप्लोजिव मूव में, मतलब जो इम्पल्स मूव होती है लास्ट वाली, उधर रहता है। यह है अपना बियर फेज। अभी बियर फेज में क्या होता है, पहले वही चीज एक्सप्लोजिव मूव मूव जैसे आई थी, उसके बाद इधर होगा वो डिस्ट्रीब्यूशन। अभी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक बुल रन के बाद ऊपर के साइड पे उनको माल हमें पकड़ाना है, या फिर नए इन्वेस्टर्स को उनको माल देना है। सो वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वही चीज जैसे नीचे एक्यूमुलेशन किया था, अभी आगे एक्यूमुलेशन फिर से आएगा, ये पूरा एक सर्कल है, याद रखना है सिर्फ। तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन में माल हमें देना होता है उनको। सो फिर हम इधर हायर प्राइसेस में बाय करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक पैनिक फेज चालू होता है। पैनिक फेज में क्या हो जाता है, यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स बैठे होते हैं, नए इन्वेस्टर्स, न्यू इन्वेस्टर या रिटेलर जो भी है, सो उनको पता चलता है अरे हमारा तो गलत हो गया, और लॉस को कट ऑफ करने की कोशिश करना स्टार्ट कर देते हैं। सो वो अपनी पोजीशंस क्लोज करना स्टार्ट करते हैं, और वही होता है पैनिक मोड स्टार्ट। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, उसके बाद उनको समझ में आ गया अरे नहीं अपनी ट्रेड गलत हो गई, जो सेलिंग में बैठ जाते हैं, फिर मार्केट काफी वो खींच के लेके आते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि कभी भी याद रखना, सेलिंग के जो पैटर्न, जो बाइंग है वो काफी स्लो ट्रेंड है, जो सेलिंग है वो काफी फास्ट ट्रेंड है। क्यों? क्योंकि जो पैनिक का जो इमोशन है वो काफी स्ट्रांग है, एक ग्रीड, ग्रीड के हिसाब से, कि मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए पर लॉस नहीं होना चाहिए, उसका जो प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। सो इसलिए सेलिंग का जो होता है वो यूजुअली हमें एंट्री नहीं देता और डायरेक्ट स्टार्ट कर देता है। बाइंग में काफी एंट्रीज होती है, पर हमें जो एंड में जो दिखाता है, जो एक्सप्लोसिव मूव है उसमें जो बिठाते हैं, उसके बाद ये चीज फिर से एक सर्कल में स्टार्ट होती है बियर फेज के। अभी बियर फेज खत्म हो गया, उसके बाद इधर सब कुछ कंपनीज के लॉस दिखेंगे, कुछ भी अच्छा नहीं है, सभी बैड न्यूज इधर स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद सभी को लगेगा अरे नहीं 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 नहीं, पैसे निकाल लो, पैसे निकाल लो। सो इधर फिर से कंपनी में या फिर स्टॉक्स में या इंडेक्सेस में इन्वेस्ट करना बहुत हार्ड हो जाता है सभी को। सो इधर क्या होता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसका, बाइंग साइड का, इधर बाय करना, फिर डरना स्टार्ट कर देते कि और ना गिर जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। पर ये फिर से क्या हो गया, अभी जो एक्यूमुलेशन है वही चीज हो गई, ये एक्यूमुलेट कर रहे हैं फिर से, ये एक्यूमुलेट करेंगे, उसके बाद फिर से एक इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से एक्सप्लोजिव देंगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, फिर से पैनिक आएगा। यही चीज वो ऐसे ही जो अपनी पोजीशन है वो रोटेट करते रहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? हाँ हाँ सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी वॉल्यूम के बारे में बात करते हैं। अ, जो भी वॉल्यूम है मार्केट्स में, हमें बताता है कि एक्चुअली हम कौन से साइड पे जाने वाले हैं, सही है? जो वॉल्यूम है हमें यस बताता यस। है कि कौन से साइड पे जाने वाले, सही है? डालो डालो चैट में डालो। मैंने जो स्टेटमेंट बोला है अभी, वॉल्यूम है हमें बताता है कि कौन से साइड पे जाने वाले हैं, ये सही है गलत है? तो गलत है, वॉल्यूम कैसे बोल सकते, कैसे हो जाएगा, ट्रेन बदलती करेक्ट, कहाँ से? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इंडिया वीक्स हमें कभी नहीं बताने वाला कि हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, ये क्लियर कर लो एक दिमाग में। इंडिया वीक्स बस हमें बता सकता है कि हमें अभी मूवमेंट आने वाली है, एक एक्टिविटी स्टार्ट हो सकती है, यही चीज हो सकती है, हमें कभी भी डायरेक्शन नहीं बताता हो। सो अभी वॉल्यूम का देखते हैं। कोई भी ट्रेंड का कंफर्मेशन वॉल्यूम दिखा सकता है। सो अभी कैसे, देखो, वॉल्यूम इज मैक्स एट द पीक ऑफ बुलिश मार्केट। ये कैसे, ये बुलिश मार्केट है, वॉल्यूम इधर ज्यादा नहीं, इधर ज्यादा नहीं, इधर ज्यादा होता है।
क्यों? क्योंकि देखो, इधर जो बाइज होते हैं, मैं क्या बोल रहा था, बाइज धीरे धीरे होते हैं। हर एक पॉइंट पे धीरे 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 बाइज होने स्टार्ट करते हैं। पर इधर तो इनको एग्जिट लेना है। सो ये जो बाइज बैठे हैं, इनको अगर एग्जिट लेना है तो मैक्सिमम वॉल्यूम किधर होगा? इसके पीक पे, ये बुल मार्केट के। सो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर पीक पे है तो हमें ये सिग्नल मिलता है कि ठीक है, अगर हमें एक एक्सप्लोसिव मूव मिल गई एंड वाली, उसके बाद भी वॉल्यूम ड्रॉप नहीं हो रहे और प्राइस नीचे गिर रही है, तो फिर हमें एक हो सकता है कि हमें एक सिग्नल मिल जाए कि हाँ, प्राइस रिवर्सल के लिए रेडी है। सो देखो कैसा, अभी ये बुल फेज है, प्राइस ऊपर अगर जा रही है, वॉल्यूम भी अगर ऊपर जा रहा है, सो ये स्ट्रांग मूव है, मूव अप स्ट्रांग है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम नीचे नीचे गिर रहा है, सो ये हम कंसिडर करेंगे कि एक वीक मूव है। बहुत ही सिंपल। सेकंड में आते हैं बियर फेज में, वॉल्यूम इज मैक्स्ड एट पैनिक फेज ऑफ बियर मार्केट। सभी ने गेस तो कर लिया होगा अभी कि पैनिक फेज में क्यों इसका वॉल्यूम होगा। ऑलरेडी जो बैठे थे डिस्ट्रीब्यूशन, इधर जो डिस्ट्रीब्यूशन में बैठे थे, सबसे ज्यादा सेलिंग कहाँ पे होने वाली है? पैनिक में। सबसे ज्यादा मूव कहाँ पे आने वाली है? पैनिक में। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक्यूमुलेशन कंप्लीट किया था, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट किया था, एक एक्सप्लोसिव बाय के बाद डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हुआ था। सो बियर फेज में सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम होता है वो पैनिक फेज में आता है। उसके बाद फिर से धीरे 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 चालू हो जाता है। सो ये चार्ट पे देखना भी जरूरी है कि कैसे वर्क होता है, मतलब एक वॉल्यूम का कैसे प्रोफाइल समझ में आती है कि हाँ, हम कौन से फेज में बैठे हैं डाउ थ्योरी के हिसाब से। ये ट्रेडर की साइकोलॉजी नहीं है, फिर से बता रहा हूँ, डाउ थ्योरी इज ओनली फॉर इन्वेस्टर्स। पर इन्वेस्टर्स मार्केट को भी रन करते हैं, सो हमें इन्वेस्टर क्या सोचते हैं ये भी समझ में आना चाहिए। हम कौन से फेज में बैठे हैं, कौन सा एक्यूमुलेशन हो रहा है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये भी समझ में आना चाहिए। सो इसलिए यही चीज बियर फेज में, अगर प्राइस ड्रॉप हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं वो स्ट्रांग मूव है। अगर प्राइस भी गिरना स्टार्ट कर दिया और वॉल्यूम भी गिरना स्टार्ट कर दिया तो वीक वीक मूव है। सिंपल। आ गया वॉल्यूम तक सभी को? हाँ सर। यस सर। यस यस सर। मैंने अभी जो एग्जांपल डाला था वो एबीबी का था शायद, यस। यही चीज है, पहले एक्यूमुलेशन होगा, फिर धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज करेगा उसका वॉल्यूम। एक बार हो गया तो प्राइस मूवमेंट देगा। यहाँ पे यहाँ पे जो बायर्स बैठे हैं उनके लिए वो सस्ता हो जाएगा, और वो अपने हायर प्राइजेस में छोड़ने के लिए एक रिट्रेसमेंट देखेगा। जैसे रिट्रेसमेंट आएगी फिर से वही स्टेज चालू हो जाएगी, उनका एक्यूमुलेशन होगा, फिर से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और फिर एक हमें इम्पल्स मिलेगी। अभी पॉइंट क्या है, कुछ इसके डिसएडवांटेज काफी है। मतलब ये थ्योरी इतनी सिंपल है कि ये सब कुछ कवर नहीं कर पा रही है, हमें जो कुछ बताना है उसको। सो सबसे पहले इनके हिसाब से प्राइस जो क्लोजिंग है, कैंडल की क्लोजिंग है, या फिर जो क्लोजिंग प्राइस होती है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, वो कौन से साइड पे बैठने वाले हैं। सो अगर क्लोजिंग, अगर ये रेजिस्टेंस था, स्विंग था, स्विंग के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल गई हमें, ये सेकेंडरी स्विंग से उनके, और हम है तो बुलिश ट्रेंड में। सो प्राइमरी ट्रेंड कौन सा है हमारा? बुलिश। और हम जो बना रहे हैं ये सेकेंडरी स्विंग है, और ये बुलिश ट्रेंड उनका जो प्राइमरी ट्रेंड है, और उसमें ये डेली फ्लक्चुएशन है। ये जो चल रहा है डेली फ्लक्चुएशन है। तो उनके हिसाब से ये जो लास्ट स्विंग था, इसके अगर ऊपर क्लोजिंग मिल गई हमें, सो जो भी इसमें है, तो फिर क्लोजिंग कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी सभी कैंडल, ओपनिंग से या फिर वीक से, ट्रेसेस से, क्लोजिंग कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। और एक होता है जो भी ट्रेंड कंटिन्यूएशन है, मतलब आफ्टर हमें अगर ब्रेक ऑफ मिल गया, ये जो स्विंग का ब्रेक ऑफ मिल गया,
तो फिर हम कितना ऊपर जाएंगे ये वो बता नहीं पाते फिर, कि ये ट्रेंड कितना जाएगा। जैसे बाकी की थ्योरी बता सकते हैं, अगर इलाइट वेव बोलेंगे तो वो 5 बताएगी कि हम 5 वेव में जाएंगे या फिर एबीसी करके आएगा, तो फिर वो बता सकती, ये बताती नहीं हम कितना ऊपर जाने वाले। ये इनको कंफर्मेशन कब होगा, जब लास्ट स्विंग तोड़ेगा तभी। सो इसका ये एक है। ऊपर से जो भी है, सेकेंडरी स्विंग्स, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी देखो ये जो ट्रेंड है हमें दिख तो रहा है कि बुलिश ट्रेंड है, बट जो सेकेंडरी स्विंग जो निकालना है ना वो काफी हार्ड है। मतलब इसके कुछ रूल्स नहीं है इस थ्योरी में कि सेकेंडरी ट्रेंड कैसे निकालना है। ट्रेंड ऐसे भी हो सकता है कि ट्रेंड ये वाला काफी छोटा है और अगला वाला काफी बड़ा लेके चलेंगे। सो फिर ये हमें समझ में नहीं आता है कि सेकेंडरी स्विंग कैसे बनने वाले, वो कंप्लीट होने के बाद ही हमें समझ में आता है। एक तो वो लास्ट स्विंग का हाई तोड़ना चाहिए, नहीं तो लो तोड़ना चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि वो सेकेंडरी स्विंग है। और उसके बाद क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी काफी पहुंच चुका होता है, सो हमें जो बायज होते हैं वो काफी ऊपर लग जाते हैं। सो वो ऐसा ना हो जाए हम एक्सप्लोजिव, अभी देखो हमारा जो बायज इधर जो बैठने वाला था वो यहाँ पे, मतलब ये एंड में एक्सप्लोसिव मूव के इसमें। सो हमें बायज है ना कभी भी अर्ली नहीं मिलते उधर, क्योंकि हमें पता नहीं कि स्विंग कितना बड़ा होने वाला है। सो इसका कुछ भी उनके पास रूल्स वगैरह कुछ भी नहीं है अवेलेबल। ऊपर से मैंने बोला कि 20% जो रिट्रेसमेंट है उसका कुछ भी फॉर्मूला नहीं है ना, बहुत ही इनएक्यूरेट है। वो 15% भी रिट्रेसमेंट हो सकता है, वो 25 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है। जो भी रिट्रेसमेंट है उसका कुछ भी अब तक फॉर्मूला नहीं है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो साइकोलॉजी है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम उसमें इसके जो ड्रॉबैक्स है उसको क्लियर करने के लिए और भी चीजें डालेंगे। अभी इसका जो साइकोलॉजी है कि इन्वेस्टर कैसे सोचेगा, अगर हमें पता है कि हाँ ठीक है ये साइडवेज जाने वाला था, तो फिर कौन से इसमें हम अगर बुलिश ट्रेंड में है और नीचे के साइड पे हो रहा है, अगर इस वीक ऑलरेडी बन चुका है, तो फिर हम बोल सकते हैं ठीक है ये एक्यूमुलेशन चल रहा है, साइडवेज मार्केट एक्यूमुलेट होने वाला है। उसके बाद अगर इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम चार्ट्स में अगर दिख रहा है इंक्रीज, तो फिर हम बोल सकते हैं ठीक है अभी हम ऊपर जा सकते हैं। बस ये साइकोलॉजी पकड़ना जरूरी है कि एक्चुअली मार्केट प्राइस कैसे मूव होती है। हमें एंट्रीज इधर कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये मैंने क्यों लिया, एकदम बेसिक्स है, बट ये जो इन्वेस्टर की जो साइकोलॉजी यही चीज है। कुछ डाउट है अभी? सेशन अपना डाउ जोन्स का इतना ही था, छोटा सेशन है, बट सिंपल है, काफी सिंपल है ये चीज। तो हमें तो सर एक्यूमुलेशन फेज में थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। कौन सा एक्यूमुलेशन? उधर थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए हम लोगों को, वक्त कब कौन से साइड में ट्रेंड ये कर रहा है। हाँ एक्चुअली इन्होंने कुछ भी बताया नहीं है कि एक्यूमुलेशन कब होता है, क्या होता है, या फिर कौन से फेज के बाद ये होता है। उन्होंने क्या बोला है कि एक सर्कल है, प्राइस हमेशा ऐसे करती है कि इन्वेस्टर्स एक तो एक जगह पे बाय करने वाले और एक जगह पे सेल करने वाले। सो ये बाय सेल में हमें लटकाने की कोशिश करने वाले। सो वो जानते हैं कि पहले एक्यूमुलेट करो, फिर उसके बाद पुश दो, एक बार पुश मिल गया, एक इम्पल्स दो और उधर सेल कर दो। उसके बाद फिर से ही वो मार्केट नीचे आएगा, पैनिक वो ऑलरेडी क्रिएट करेगा ऑटोमेटिक। इन्होंने सेल किया है काफी पोजीशन, तो ऑटोमेटिक इधर के जो बाइस थे वो भी सेल करना स्टार्ट करेंगे, तो पैनिक का फेज उनको और भी सस्ता मिलना स्टार्ट कर देगा। एक बार सस्ता मिल गया तो फिर से ये स्टार्ट करो। अभी पैनिक कभी भी बायस देखना, बायस वो रुकते रुकते आता है, पैनिक का मोड है ना हमें बहुत गंदा वाला देता है। और इसलिए हमारे जो भी फॉल मिले हमें मैक्सिमम,
वो पैनिक सिचुएशन में ही मिले कि अभी अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, उसके बाद हमें पैनिक मिलता है। सो हमारी जो सेलिंग के है वो ज्यादा कवर करते हैं, पर बाइंग हमें कंटिन्यूस इंड्यूस करती है कि अरे अरे ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। डर लग इधर कैसा रहता है अभी, हमारा जो फियर है एक्चुअली, ये जो सेलिंग का जो है, इधर फियर एक्टिवेट हो जाता है। इतना डर जाते हैं कि वो खुद मार्केट को ड्राइव करना स्टार्ट कर देते हैं फियर की वजह से। जो बाइंग में है, बाइंग में ग्रीड का भी प्रॉब्लम रहता है। फियर तो होती है, वो अलग बात है, पर ग्रीड का प्रॉब्लम रहता है। तो फिर अगर जो भी एक्सपांशन होने वाला है लास्ट का, उधर ग्रीड किक इन हो जाती है फिर, कि अरे इतना ऊपर चढ़ गया है, अभी और जाएगा वो स्टॉक, अभी 2,000 का ये हाई लगाएगा। तो फिर हमें लगता है कि ठीक है, ये जो स्टॉक था 100 रुपए का, अभी 400 रुपये गया, तो वो 4,000 चले जाएगा। ये जो है ना, ये हमें प्रॉब्लमेटिक बनाती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पे बाय करना है। करेक्ट। ठीक है, फिर इन्वेस्टर का समझ गया कैसे कैसे वर्क होते हैं। यही थी डाउ जोन्स की थ्योरी, कुछ ज़्यादा इसमें हार्ड नहीं है। जी वॉल स्ट्रीट सर, ओके। सीरीज बनाई, और वॉल स्ट्रीट में ही यूज़ होती है, जो इन्वेस्टर्स है यूजुअली देखते थे। आजकल ट्रेडिंग एडवांस हो चुकी है। अ, हम बोल सकते हैं कि अभी एक ही चीज़ नहीं है जो हमें देखनी है, बट ये जो माइंडसेट है एक इन्वेस्टर कैसे है, क्योंकि इन्वेस्टर्स एक ट्रेडर नहीं होता। ट्रेडर और इन्वेस्टर में काफ़ी डिफरेंस है। सो एक इन्वेस्टर्स होता है कि हमें एक स्विंग पकड़ना है, अच्छे खासे रिटर्न देने हैं। रिटर्न ऐसे नहीं लेने वाले कि वो कुछ तो भी 100-200 पॉइंट लेके भाग गए। उनके रिटर्न होते हैं मंथली कैंडल्स पे, डेली कैंडल्स पे, एक लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स। कि आपने जो पैसे डाले थे 10 साल के बाद वो 1,000 गुना बढ़ जाए, 1300 गुना बढ़ जाए, ऐसे इस चीज में चलते हो। सो ये जो परसेंटेज है वो, अभी देखो, अगर मैं इन्वेस्टर हूँ, मैं काफी पैसा लेके घुसा हूँ, मुझे पता है हर स्टॉक तो जाने नहीं वाला। मुझे बस कुछ ही स्टॉक चाहिए उसमें से जो ये वाले रिटर्न दे दे। सो मैं क्या करता हूँ, मैं डाइवर्सिफाई करके रखता हूँ हर चीज को। क्यों? क्योंकि एक चीज होने वाली है, एक तो नेचुरल फॉल आएगा, जैसे ये कोविड का लो था, नेचुरल फॉल। ये क्या हो गई अपनी सिस्टमेटिक रिस्क। सिस्टमेटिक रिस्क में क्या होता है सबसे अच्छा, इन्वेस्टर को मिल जाता है सस्ते, और उसको कुछ मैनिपुलेशन करने की भी जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी वो नेचर ने किया होता है उसको मैनिपुलेट। सो सिस्टमेटिक रिस्क में वो होता है। अभी जो भी अनसिस्टमेटिक रिस्क में प्रॉब्लमेटिक होता है कि वो उनको रिस्क नहीं पता कि कौन सा स्टॉक जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा। सो उनको क्या करना पड़ता है, हर पैसा अलग अलग डाल के रखना पड़ता है। इधर तो सभी स्टॉक गिरने वाले, ये तो पक्का है। ऐसे नहीं होने वाला कि एक स्टॉक गिर गए, 10 गिर गए, और एक आधा 200% ऊपर गए, ऐसे नहीं होता। सिस्टमेटिक रिस्क में सभी सस्ता होने वाला है, सो उनको प्रॉब्लम नहीं है उसमें। पर अनसिस्टमेटिक रिस्क में ये प्रॉब्लम है कि इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा कि कौन सा जाएगा, कौन सा नहीं जाएगा, उसका क्या फंडामेंटल्स है, क्या नहीं है। और ऊपर से फिर इसको नलीफाई करने के लिए वो डाइवर्सिफाई करेगा, किधर इस सेक्टर में डालेगा, कोई उस सेक्टर में डालेगा, उसके उस सेक्टर के कुछ और स्टॉक्स ले लेगा। अभी यही चीज अगर एग्जांपल में ले ले कि अभी एवरेजेस कैसे वर्क होते हैं। सो अभी एक ट्रेंड है, ये स्टॉक 1 है, ये एक ट्रेंड है स्टॉक 2 का, ये एक है स्टॉक 3, और ये एक है स्टॉक 4। अभी देखो, ये चारों ट्रेंड, ये एक नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, अगर इनका एवरेज की तरफ तो भी निकालेंगे ना, ये कुछ ऐसे ही आने वाला है, इनका एवरेज। और यही चीज अगर चारों भी ऊपर होंगे ना, तो फिर यही एवरेज आने वाला है। सो हमारी जो बैंक निफ्टी निफ्टी देखोगे ना, तो उतना ज्यादा मूव नहीं होती, पर अगर इंडिविजुअल स्टॉक देखोगे ना, तो काफी मूव हुए रहते हैं, तो काफी वॉल्यूम होती है। सो यूजुअली हमें ये बस प्राइस रिप्रेजेंट करती है कि अभी इकोनॉमी हमारी कैसी है, उस सेक्टर की इकोनॉमी कैसी है।
सो इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो हमें उससे उनके इंडेक्सेस देख के हमें समझ में आता है कि हाँ ठीक है, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग खड़ी है कि नहीं है। इंडिविजुअल स्टॉक कुछ भी परफॉर्म करे, पर ये देख के हमें समझ में आता है। अभी अगर हम बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी गिरने वाली है, अगर बैंक निफ्टी अभी समझ लो 15% गिर गई, 15% का फॉल आ गया, ऐसे जरूरी थोड़ी ना है कि मतलब ये जरूरी है कि सभी के सभी स्टॉक गिरने चाहिए। ऐसा नहीं चलने वाला कि एक आधा स्टॉक उसको पकड़ के फिर से ऊपर लेके आए, ऐसे नहीं चलेगा। पर अगर एक आधा स्टॉक है, समझ लो इंडसइंड बैंक है, वो आज 2% डाउन है, और बाकी के स्टॉक 2 और 3% अप है। सो इंडसइंड बैंक अपने बैंक निफ्टी को इतना इफेक्ट नहीं देगा, क्योंकि इसका जो परसेंटेज है उसके हिसाब से ही बैंक निफ्टी लेगी। पर अगर बैंक निफ्टी गिर गई तो यूजुअली सभी के सभी स्टॉक्स गिरेंगे। समझ में आ गई ये एवरेज और इंडेक्सेस कैसे? चलो। हाँ हाँ समझ गया बराबर। समझ गया। तो शायद ऐसा भी तो क्वेश्चन। होता है, यस सर। तो ऐसा भी तो होता है कि बैंक निफ्टी को गिराने के लिए कभी कभी बैंक को भी गिराना पड़ता है। बैंक को स्टॉक को गिराता है, जो कि बैंक निफ्टी की जैसे भी है, वो जितना ज्यादा परसेंटेज होता है जो बड़े प्लेयर होते हैं। मुझे आपका पहली बात तो आवाज ही समझ में नहीं आता, और सुनाई मैं भी नहीं सर, दे रहा, मुझे क्लियर नहीं दे रहा, मुझे हाँ ऐसे मतलब हाँ क्रिस्पी सर, बहुत मैं आ रहा। ये बोल रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी को गिराना है तो फिर हाँ एचडीएफसी जो आईसीआईसी बैंक जो बड़े बैंक है उनको भी तो स्टॉक हाँ को गिराना जाता है। मतलब ऐसे ही गिराते हैं जानबूझ के कि बैंक निफ्टी को गिराना, गिराने के लिए, पैनिक हाँ हाँ, गिराने किया के लिए। जाता है, किया जाता है। मैं नहीं बोल रहा नहीं ना, मैनिपुलेशन अगर करना है, अभी देखो ये कंसेप्ट इतनी सिंपल थी ना, कि ये 90s के जमाने की कंसेप्ट है, ये जो चल रहा है। अगर आप देखोगे तो फिर अगर मुझे मैनिपुलेट करना है, तो फिर सिर्फ मैं फ्यूचर्स और मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से ही नहीं करूंगा, पर मैं स्टॉक से करना बहुत हार्ड हो जाएगा मुझे, बैंक निफ्टी को करना। आपको कारण पता है, क्योंकि स्टॉक को हिलाना मतलब एक को नहीं हिला के, मतलब एक को अगर मैंने गिरा भी दिया तो बैंक निफ्टी को इतना इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा वो पता नहीं, अभी आ सकता है, क्योंकि एचडीएफसी का जो परसेंटेज है वो काफी है। सो एचडीएफसी अगर गिरना स्टार्ट कर दे तो फिर हो सकता है थोड़ा बहुत आ जाए, बट यूजुअली ऐसे भी देखा है मैंने, एचडीएफसी एकदम बैंक नेगेटिव निफ्टी है में, पर बाकी के स्टॉक्स बैंक निफ्टी को पकड़ के। हाँ बैंक निफ्टी में टोटल 12 स्टॉक है निफ्टी में, बैंक का सेक्टर का। हाँ हाँ, वही उनमें से बोल रहा सबसे हूँ मैं, ज्यादा होल्डिंग है ईडीएफसी और आईसीआईसीआई। दो को गिरा आईसीआईसीआई। देंगे तो, हाँ दो को गिरा देंगे तो मतलब गिर ही जाएगा जल्दी। नहीं, मैंने खुद देखा है, एचडीएफसी नेगेटिव चलता है और बैंक निफ्टी हाँ कभी हाँ कभी पॉजिटिव चल जाता है। हाँ हाँ हाँ, तो अगर इतना दोनों, इफेक्ट नहीं गिरता उसका। पर अगर बैंक निफ्टी अच्छा खासा फॉल देना स्टार्ट कर दे तो मुश्किल है कि सभी के सभी स्टॉक्स वो क्या बोलते हैं हम, मैक्सिमम स्टॉक्स बुलिश होना, तब हार्ड है बैंक निफ्टी ये होना, ऐसी ऐसी चीज होना, क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक हाँ सर, गिरेंगे तभी बैंक निफ्टी का एवरेज वो आएगा। हाँ क्योंकि सर बैंक निफ्टी तो क्या कहाँ से जा सकता है, या तो फ्यूचर फ्यूचर या फिर ऑप्शंस। ऑप्शन। हाँ, हाँ फ्यूचर यही यही ऑप्शंस, यही वो जगह वो है, दो ही दो चीज है। जगह गिराने के। हाँ तो, और अगर और कोई चांस है तो स्टॉक ही बचता है, उनको गिराना पड़ेगा। हाँ, उनको भी आना पड़ेगा, करेक्ट। चलो फिर सेशन करते हैं एंड, हो गया, यही चीज बतानी थी मुझे कि ओके डाउ ओके। थ्योरी क्या है।